फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे कि हमारी एक एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और दूसरी सीरीज हमारी ये पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो पीवाईक्यू सीरीज में हम पॉलिटी 2013 की, ठीक है, और ज्योग्राफी की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब ये तीसरा 2013 का अर्थव्यवस्था संबंधित जो है वीडियो आ रहा है। इसमें अर्थव्यवस्था संबंधित जो भी पीवाईक्यू 2013 में पूछे गए हैं वो सभी पीवाईक्यू यहाँ पर चर्चा किए गए हैं, उनकी प्रकृति बताई गई है और कैसे जो है आप पीवाईक्यू को देख करके सिलेबस को तैयार करेंगे और सिलेबस के साथ साथ बुक्स वगैरह जो आपकी हैं एनसीईआरटी उसको किस दिशा में पढ़ना है वो उसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो सर्वप्रथम हम जो है सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में आपको पता ही है कि इकोनॉमी में पीटी में जो सिलेबस है बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक, पीटी में जो सिलेबस है वो डिफाइन पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, मेंस में डिफाइन है लेकिन वो भी उतना मतलब पूर्णतया नहीं जानकारी देता है। इस प्रकार हम जो है इसके सिलेबस को देख करके प्री और मेंस को मिला करके ही हम तैयारी करेंगे। ये नहीं कि प्री की अलग कर रहे हैं मेंस की अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, प्री मेंस दोनों को मिलाकर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, अभी प्रीलिम्स के देख रहे हैं क्वेश्चन, फिर हम मेंस के भी देखेंगे। तो यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास, फिर देखिए यहाँ डैश लगा हुआ है तो यहाँ रुक जाइए हल्का सा, फिर इसको पढ़िए आर्थिक और सामाजिक विकास, फिर उसके बाद सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आपको गरीबी समावेशन, ठीक, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले, ठीक है, जैसे योजनाएं वगैरह जो आती हैं उनकी बात की गई है। आदि लगा दिया, इसका मतलब अब वो अनंत तक कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, खैर मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो हम पीवाईक्यू से ही अपनी रणनीति तैयार करेंगे। ठीक, तो यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक, इस तरह से मेंस में भी देख लेते हैं हम आर्थिक विकास। थर्ड पेपर है जीएस का, जो जीएस के आपको पता ही होंगे कि मेंस का पैटर्न भी आपको पता होगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पीटी जो होता है प्रीलिम्स टेस्ट उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट पेपर होगा जीएस का और दूसरा जो है जीएस सेकंड पेपर होगा जीएस का, जिसको हम सीसैट के नाम से जानते हैं, सीसैट। ठीक, ये सेकंड पेपर है जीएस का, इसको जीएस सेकंड बोल देते हैं, इसको जीएस फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक, इसी प्रकार मेंस में आएंगे तो उसमें जो है आपको मेंस में 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, हिंदी तो आपको देना ही देना है और इंग्लिश कंपलसरी होता है, मतलब आपको उसको देना ही देना है। बाकी आपकी भारतीय भाषाओं में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, 22 भाषाओं में से हिंदी मोस्टली चूज करते हैं लोग। ठीक, फिर उसके साथ साथ फिर एक एसे का पेपर होगा, एसे होगा, फिर उसके बाद जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, जीएस के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शनल पेपर आ जाते हैं। ठीक, ऑप्शनल के भी 2 पेपर हो जाते हैं, तो हम जीएस के थर्ड पेपर की बात करेंगे। ठीक, तो इसको हम पेपर नंबर से अगर आप देखोगे तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आ जाता है, लेकिन जीएस का पेपर कौन सा है? थर्ड है। ठीक, इस प्रकार तो यहां पर दिया हुआ सिलेबस आप देख लेना इसको। ठीक है, यहां पर मैं अगर सिलेबस बताऊंगा तो फिर टाइम और वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश में भी मैंने लगा रखा है, तो आप किसी भी चीज को हिंदी और इंग्लिश को मिला करके आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी सिलेबस और पीवाईक्यू खासकर कि आप पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश को आप नजरअंदाज मत करिएगा कि मैं हिंदी मीडियम का हूं तो केवल हिंदी ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आप जो है हिंदी इंग्लिश दोनों को, क्योंकि कहीं पर क्या होता है कि कई बार हिंदी कम समझ में आती है, इंग्लिश ज्यादा अच्छे समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ ऐसे टर्म होते हैं, कुछ ऐसे शब्दावलियां होती हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, तो आप उसको इस तरह से पढ़िएगा। ठीक, आगे हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ, वो अलग चीज है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा फोकस जो रहेगा, मेरा जो बताने का उद्देश्य है वो केवल ये है कि मैं आपको आंसर तक पहुंचाऊं किसी भी तरीके से। आंसर तक कब आप पहुंचेंगे? जब आप इनकी थीम को पढ़ेंगे, इनकी थीम को समझेंगे। ठीक है, यहां पर आंसर इस स्लाइड में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं यहां आंसर में नहीं पहुंचाना। मैं यूपीएससी, जब आप यूपीएससी का पीवाईक्यू यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे
ठीक है। यूपीएससी के जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको किसी भी तरीके से आपको प्रीलिम्स में आंसर तक पहुंचना है। उसके लिए हमारी क्या रणनीति रहेगी, तो उस स्ट्रेटजी को लेकर के मैं यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि आंसर बताना तो मैं बता ही दूंगा, हमारी एक दूसरी वीडियो भी चल रही है, वहां पर तो हम वैसे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी प्रकृति बताएंगे कि यूपीएससी में प्रकृति कैसे बदल रही है। जैसे 2023 में जो पेपर आया उसमें जो है प्रकृति बिल्कुल चेंज थी। अचानक से जो है 2022 में उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, 4-5 क्वेश्चन, और फिर एकदम से 2023 में उसकी बम्बार्डमेंट कर दिए। ठीक है, फिर ऐसे 2025 में भी कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो उनका नेचर अलग रहा है। 2025 का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, एक आज या कल में एक प्रश्न लेकर के आऊंगा, आप उसकी प्रकृति बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो हम यहीं पर जो है ये जो 19 क्वेश्चन है, 2013 में 19 क्वेश्चन पूछेंगे। इस 19 क्वेश्चन के माध्यम से हम सिलेबस को कैसे तैयार करना है और हमारी स्मार्ट स्टडी कैसे होगी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं कि सिलेबस पढ़ते पढ़ते साथ में पीवाईक्यू पढ़ते पढ़ते हम सिलेबस को कैसे तैयार कर लेंगे और काफी हद तक हमारा सिलेबस तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पे पढ़ते हैं भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक, अब आप यहां पर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले आप घाटे की वित्त व्यवस्था में तुरंत आपके दिमाग में आएगी ये तो बजट का क्वेश्चन है। तो आपने तुरंत अपने पास, जैसे ही पीवाईक्यू में पढ़ा रहा हूं तो आप बगल में बुक्स जरूर रखा करिए अपनी। ठीक है, एनसीईआरटी रख लीजिए। ठीक, और उसके साथ साथ एक कोई अच्छी बुक जो अच्छे प्रकाशन की हो, जो अच्छे लेखक की हो, उसको रख लीजिए। फिर इसको आप घाटे की वित्त व्यवस्था कैसे, बजट आप उठाए, बजट को जो है एक तरफ से पूरा पढ़ डालें। ठीक, तो इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपको जो है काफी हद तक इसका फायदा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हम, क्योंकि कई बार जो ऑप्शन में भी कई सारे ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिनको हमें अलग से पढ़ना होता है, तो ऑप्शन को भी हम सिलेबस में जोड़ करके आराम से सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, जब कभी बजट लाया जाता है तो सरकार का काम क्या होता है, सरकार का काम होता है जन कल्याण करना। जन कल्याण के लिए जब वो बजट लाती है तो कई बार क्या होता है कि सरकार को आय, जो उसको प्राप्त आय है वो कम आती है और जो खर्च होते हैं वो ज्यादा कर देती है। तो इस प्रकार उसको घाटे का वित्तीयन किया जाता है। घाटे का वित्तीयन वो कैसे कैसे करती है, या तो वो आरबीआई से पैसे ले ले, या आरबीआई से उधार ले ले, या आरबीआई से नए नोट छापने के लिए कह दे। ठीक, या फिर जनता से ले ले उधार, जनता से कैसे, बॉन्ड के माध्यम से। ठीक, कोई ऋण ले ले, इस तरह से वो करती काम। तो आर्थिक विकास के लिए, ठीक, घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। क्या उपयोग की जाती है, आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, ठीक, और विदेशी ऋण कम करने के लिए। ये आप इसको देखिएगा और फिर मुझे आगे बताइएगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर किसी देश का भुगतान संतुलन, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट तुरंत आप जो है बाह्य सेक्टर, जो है आपका बाह्य सेक्टर सिलेबस में है, बुक्स में होगा, आप देखना, बाह्य क्षेत्र तुरंत निकालो। वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, ठीक, एक कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, इनविजुअल और विजुअल ट्रेड्स आते हैं, या विजुअल गुड्स आते हैं, गुड्स एंड सर्विस आते हैं, इनविजुअल गुड्स एंड सर्विस आते हैं। गुड्स तो खैर इनविजुअल होता नहीं है, तो इनविजुअल आ जाता है। ठीक, विजुअल और इनविजुअल में इसको बांटते हैं। ठीक, फिर कैपिटल में आपका जो है जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है, एफडीआई आता है, एफपीआई आता है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है। ये सब चीजें जो है आपकी कैपिटल अकाउंट में देखी जाती है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेन देन बैलेंस ऑफ पेमेंट में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, हो सकता सही हो, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तु, केवल निर्यात की गई वस्तुएं नहीं लिखेंगे। भुगतान संतुलन कब होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, बैलेंस करना है, इसका मतलब कुछ वस्तुएं आएंगी, कुछ वस्तुएं जाएंगी। ठीक है, तो मान लो ये अगर देश है और ये कोई दूसरा देश है, तो हमने यहां से कोई वस्तु इनको भेजी तो कुछ वस्तु वहां से आएगी भी, तभी तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का जो टर्म है वो सफल होगा। जो हमारा एलपीजी सिस्टम 1991 में आया था, 1991 में एलपीजी, उसका उद्देश्य यही तो था कि हम बाह्य व्यवस्था से जुड़े। ठीक, तो वही कर रहा है। तो एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, ऐसा भी कुछ नहीं है, यहां पर समझ में आ रहा है।
एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन, पूंजी का ही क्यों होगा, करंट अकाउंट में पूंजी का होता है तो पूंजी चली गई बाहर, लेकिन बाहर से भी तो आए, जब बाहर से आएगी तो सीधी सी बात है बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी कहते हैं। मेरे हिसाब से इसका पहला आंसर होगा, हम यहाँ आंसर नहीं बता रहे हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक, फिर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। ठीक, अब तुरंत आपको बैंकिंग पढ़ना है। आप एक कॉपी, मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें पीवाईक्यू की थीम लिखनी है आपको कि रिपीट कब कब हुई। जैसे आपने बैंकिंग यहाँ लिख लिया, हो सकता है 2014 में भी रिपीट हो सकता है 2015 में भी रिपीट हो सकता है 2016 में भी रिपीट हो। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको लिख लीजिए बैंकिंग, ये प्रतिवर्ष इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो जब ये रिपीट होगा तो आपको बैंकिंग को स्टार लगा लेना है कि इसको हमको हर साल पूछा जा रहा है, इसको जो है 5 स्टार रखेंगे। ठीक, 5 स्टार रख लेंगे तो अब ये है कि हम जब भी कभी सिलेबस को दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, बैंकिंग को ज्यादा देंगे। ठीक, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित कैसे करता है, परिसंपत्तियों की तरलता। इंग्लिश में भी देखिए, यहाँ पर हमने केवल हिंदी का पेपर लगा रखा है, आप इंग्लिश को भी देखना, तो आपको वहां पर इंग्लिश शब्दावलियां ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी, साइंस और एनवायरमेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको इंग्लिश के टर्म्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए इंग्लिश से भागो मत, इंग्लिश को जानो और इंग्लिश का फायदा उठाओ। ठीक है, फिर यहाँ पर शाखा विस्तार, ठीक, बैंकों का विलय, एक बैंक का दूसरे बैंक से विलय जो होता है, ठीक, ये दोनों को मिला दिया गया, एक नई बड़ी बैंक बना दी गई। ठीक, इस तरह से बैंकों का समापन, बैंक जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है या दिवालिया हो गई है उसको समाप्त भी करना है, तो ये सब काम कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कैसे कंट्रोल करता है, तो इन सभी माध्यम से करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। फिर बैंक देखिए, फिर रिपीट हुआ बैंक दर। अब जैसे आप बैंकिंग पढ़ोगे तो ये सब टर्म आपको पढ़ने को मिलेंगे, बैंक रेट, बैंक रेट। ठीक, समानता इस बात का संकेत करता है कि ब्याज की दर के गिरने की संभावना है। बैंक दर, जो बैंक रेट है वो कैसे बढ़ रही है। ठीक, बैंक रेट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर ऑप्शन पढ़ते हैं उसमें समझ में आ जाएगा। ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा है। ठीक, केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति, सस्ती मुद्रा नीति का मतलब बैंक रेट जो है कम कर देना। ठीक, जो आपके रेट हैं, सस्ती मुद्रा नीति का मतलब अपने ब्याज दर को, इंटरेस्ट रेट को कम कर देना, इंटरेस्ट रेट को क्या कर देना, कम कर देना, उसी को सस्ती मुद्रा नीति कहती है। ठीक, का अनुसरण कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक, महंगी मुद्रा नीति का मतलब कि बैंक रेट जो है, जो आपकी आरबीआई है वो क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। ठीक है, बढ़ा रही है। तो यहां पर सीधी बात है, बैंक दर जो होती है वो आपकी आरबीआई की एक बैंक दर है, जो बैंक रेट है, क्योंकि इस पर जो है क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को जो आरबीआई है वो लोन देता है, तो उन लोनों पर उन्होंने वृद्धि कर दी, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब वो महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। फिर यहां पर देखिए, फिर यहीं पर आया मुद्रास्फीति। ठीक है, इसको भी पढ़ना आप तुरंत, इन्फ्लेशन आपका टॉपिक होगा, सब रिलेट होगा एक दूसरे से। बैंक रेट जब आप पढ़ लोगे, बैंकिंग पढ़ लोगे और इसके बाद इन्फ्लेशन पढ़ोगे, सब एक दूसरे से रिलेट होगा। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब 13 सब्जेक्ट आपको जीएस के मिलेंगे। 13 सब्जेक्ट एक दूसरे से आप लिंक करके जब आप पढ़ोगे, और लिंक हो भी जाते हैं काफी हद तक, अधिकतर जो है सब्जेक्ट लिंक हो जाते हैं। जब आप इनको लिंक करके पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और हर चीज याद भी रहेगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, महंगाई जब बढ़ जाती है। महंगाई कैसे बढ़ती है कि जैसे आप जो है मार्केट में कोई वस्तु जो है घट गई, मान लो टमाटर है, टमाटर अगर मार्केट में 5 टमाटर आ रहे हैं, अब की बार क्या हुआ कि 5 के बजाय मार्केट में 3 ही टमाटर आए, तो क्या होगा, 2 टमाटर की शॉर्टेज होगी। जब 2 टमाटर की शॉर्टेज हो गई तो ये सप्लाई चेन की वजह से हुआ। सप्लाई चेन की मतलब कि प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सप्लाई नहीं हो पाया, इस कारण से ये 5 के बजाय 2 घट गए, मतलब 3 टमाटर ही मार्केट में आए। तो 3 टमाटर होंगे तो अगर उनको महंगा बेचोगे, क्योंकि घट गई मात्रा, अगर महंगा नहीं बेचोगे, सस्ता बेचोगे तो सभी खरीदने लगेंगे, इसलिए उसको महंगा कर दिया जाता है। जब महंगा होगा तो कम लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो मुद्रास्फीति ऋणियों को मतलब जो ऋण लेते हैं, जैसे मैं हूं, मैंने आपसे 500 रुपए उधार ले लिया तो मैं ऋणी हो गया आपका। ठीक,
और ऋणदाता कौन होगा? जैसे आप ऋणदाता हो जाएंगे। तो ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, ठीक। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। हम लोग जैसे मैंने आपसे 500 रुपए लिया, मान लो मैं आपसे 100 रुपए लेता हूं, ठीक, एक एग्जाम्पल, 100 रुपए मैंने आपसे उधार लिया, ठीक। इस 100 रुपए में 1 किलो सेब मैं खरीद लेता हूं, 1 kg जो है एप्पल आप जो है मार्केट में खरीद लेता हूं अभी वर्तमान में। लेकिन ये 100 रुपए मैं आपको 2 महीने बाद 100 रुपए वापिस करूंगा। 100 रुपए जब वापिस करूंगा तो अब जब आप 100 रुपए की मार्केट में सेब खरीदने जाएंगे तो आपको 100 रुपए में 800 ग्राम ही सेब मिलेंगे, ठीक। तो 800 ग्राम सेब मिले तो इसका मतलब आपको नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ। तो इस वजह से ये कथन सही हो जाता है, ठीक। दूसरा आप देख लीजिए, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। अब इसको भी आप देख सकते हैं कैसे। बॉन्ड का क्या होता है? बॉन्ड जैसे कि मैंने जो है, मेरे पास एक बॉन्ड है, ठीक, मैंने उसको सरकार को दे दिया और सरकार मुझे क्या करती है? पैसे दे देती है। ये गवर्नमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट को मैंने बॉन्ड दिया, गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दे दिए। अब क्या होता है? मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने 500 रुपए का बॉन्ड लिया, ठीक, 500 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया। अब मैंने 500 रुपए का अभी बॉन्ड खरीदा, लेकिन भविष्य में जब उसको वापस करूंगा तो 500 रुपए से ज्यादा का जाएगा ना वो, तो इनको लाभ नहीं पहुंचाती है 500 रुपए का बॉन्ड। क्योंकि भाई मान लो ट्रेजरी बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड बट्टे पर जारी होता है, उसकी कीमत 500 लिखी हुई है, लेकिन वो जारी किस में होता है? वो बट्टे पे जारी होता है। ये मुझे हो सकता है 470 का ही मिल जाए, 470 का मिल जाएगा। तो 470 का मैंने अभी 470 दिया, लेकिन भविष्य में मैं उसको 500 रुपए मुझको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है? ऐसा नहीं है, केवल ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, ठीक। तो ये आप कथन इसमें देख लीजिएगा। बस यहां पर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इन्फ्लेशन, बॉन्ड, ये शब्दावलियां आपको गूगल से सर्च करके, बुक्स में ढूंढ करके आपको पढ़नी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रचंड बेरोजगारी। अब बेरोजगारी देखिए, आप अपने सिलेबस में उठाइए, बेरोजगारी पढ़िए। अगली बार हो सकता है फिर रिपीट हो, तो थीम रिपीट होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई सिलेबस से ही बनाने हैं ना, और सिलेबस में ये सब चीजें हैं। और पीवाईक्यू हमको ये बता भी रहा है कि भाई ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। जब ये बता रहा है पीवाईक्यू, तो हम क्यों नहीं उसको तैयार करेंगे? तो ऐसे सब, क्योंकि अब भाई पीवाईक्यू जैसे हमने 2013 से 25 तक पढ़ लिए, तो हमने देखा कि बेरोजगारी जो है 5-6 बार पूछा गया सवाल बेरोजगारी से, तो हम इसको इंपॉर्टेंट मान लेंगे। और बेरोजगारी को और अच्छी तरह से और करंट से, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ये करंट से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो करंट से उसको मैंने अपडेट कर लिया। अब कोई हो सकता है कि करंट में कोई विषय बेरोजगारी संबंधित चल रहा हो, और चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं भारत में कैसे बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। तो हो सकता है अगली बार बेरोजगारी संबंधित प्रश्न यूपीएससी पूछ ले, तो उसको करंट में आ रहा है उसको बेसिक से जोड़ करके पूछ लेगा, ठीक। तो प्रचंड बेरोजगारी मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी आप खेतों में देखते हो, खेत जो होते हैं, जैसे मैं घर में खेती करता हूं मान लो, तो मेरे घर में 5 लोग हैं, वो खेत पे लगे हुए हैं। अगर उन 5 में से अगर 4 लोग भी खेत में लगे रहेंगे ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि अगर 4 लोग खेती कर रहे हैं और 5वां व्यक्ति आ गया तो उसमें उस खेत में उत्पादन ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। 5 लोग लगोगे तो भी वही परिवर्तन आएगा, 4 लोग लगोगे तो भी वही परिवर्तन आएगा। तो प्रचंड वो मतलब बेरोजगारी लगे होने ना लगे होने से कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि पूरा परिवार इस खेत में लगा होता है। मान लो 1 बीघे खेत है, उस खेत में पिताजी खेती कर रहे हैं, तो माताजी भी लगी हुई है, बच्चे भी जो है दोपहर में खाना बना करके पिताजी को देने आ जाते हैं, तो वो भी दिन भर लगे रहते हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसको जो है सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका तीसरा आंसर आप देखिएगा, श्रमिक जो लगा होता है इसमें, उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ठीक। इसको पढ़िएगा। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। लोग बड़ी संख्या में रोजगार रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक। श्रमिकों की उत्पादकता नीची है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। सी यहाँ पर आंसर होगा, आंसर मुझे बताना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए फिर आ गया पूंजीगत लेखा की रचना। अब देखिए 2 सवाल पूछ लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 अकाउंट होते हैं ना, एक करंट अकाउंट होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, करंट अकाउंट होता है, एक आपका जो है कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक। तो यहां पर वही चीज फिर पूछ ले, पूंजीगत कैपिटल अकाउंट की रचना करते हैं कौन कौन करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी ऋण, पोर्टफोलियो निवेश और निजी प्रेषित धन। ये जो है आपका कैपिटल अकाउंट में, आपका ये करंट अकाउंट में आता है, ठीक। इसको और आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप विदेशी ऋण, क्योंकि विदेशी ऋण आप बाहर से ले रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था FDI, FPI, ये सब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है,
जहां से पैसा आ रहा हो बाहर से। और निजी प्रेषित ऋण क्या होते हैं कि जैसे मैं जो है सऊदी में काम कर रहा हूं, तो सऊदी से वहां से अपने पैसे को, क्योंकि मैं अभी नागरिक तो भारत का हूं, कुछ दिन के लिए वहां गया हूं, तो मैं अब जो पैसा भेज रहा हूं अपने देश में, तो मैं तो अपने देश में भेज रहा हूं ना, तो वो निजी प्रेषित रेमिटेंस होता है, तो वो मैं भेज रहा हूं इसमें, तो इसको जो हम करंट अकाउंट में रखते हैं। ठीक, कैपिटल अकाउंट में आपका एफपीआई आ जाएगा, एफडीआई, इसको एफडीआई बोल देते हैं। ये आपका पोर्टफोलियो में एफपीआई हो जाएगा। ठीक, और ये आपका विदेशी ऋण हो गया। ये सब चीजें, तो ये आपकी 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये फिर बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो बैंकिंग आपका 2 क्वेश्चन बैंकिंग से पूछ लिया, 2 क्वेश्चन आपका 2013 में ही बीओपी से पूछ लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। इसलिए आपको ये दोनों को अब अगली बार देखना है कि 2014 में जो प्रश्न आएंगे उसको भी मैं चर्चा कराऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि देखिए पिछली बार पूछा था, अब फिर पूछ रहा है। ठीक, फिर ऐसे देखिए, खुला बाजार किसे निर्दिष्ट करता है। इंग्लिश में आप भी थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आपके पास अगर कोई पीवाईक्यू की बुक हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, तो आप उसको बगल में रख लीजिए। ठीक, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। देखिए, मैं अगर ये शब्दावलियां बहुत सारी हैं जो मैं सोचता हूं कि आपको बता दूं, मेरे अंदर भी ऐसा मतलब महसूस होता है कि यार ये लग रहा है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ये फील होता है कि अगर मैं ये सब कुछ बताने लगूंगा तो फिर जो है एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी कुछ इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो अनुभवी होंगे, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, तो उनको लगेगा कि अरे यार ये फिर छोटी छोटी चीजें बता रहा है। तो मैं इनके लिए स्पेशल अलग से क्लास लाऊंगा, ये एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये शब्दावलियों की चर्चा कर दूंगा कि शेड्यूल्ड बैंक कौन होते हैं, आरबीआई का काम क्या होता है। यहां पर हम ज्यादा विस्तार से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और फिर यहां पर हम इसकी प्रगति चेक कर रहे हैं। अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते तो मैं अलग से इसकी चर्चा भी बढ़िया से करता। ठीक है, तो यहां पर हम प्रगति बता रहे हैं कि कैसे प्रगति हर साल चेंज हो रही है और कैसे थीम चेंज हो रहे हैं। थीम नहीं चेंज हो रही है, केवल प्रश्न चेंज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, थीम वही रिपीट हो रही बार बार। इसलिए हमने कहा ना कि बैंक ऑफ बीओपी पढ़ लीजिए, बैंक पढ़ लीजिए, उधर पीछे बजट से संबंधित क्वेश्चन आया था, प्रत्येक वर्ष बजट आता ही आता है, तो ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1-2 सवाल आ ही जाते हैं बजट के। इसलिए हमको अपनी रणनीति जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कैसे तय करेंगे, तो पीवाईक्यू को देख करके, सिलेबस को देख करके। ठीक है, सिलेबस देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, तब आपकी जो है बाउंड्री सेट होगी कि हाँ मुझको इस बाउंड्री के अंदर रह करके तैयारी करना। नहीं तो ये तो सागर है भाई, इसमें कूद गए तो पता लगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ लगा पढ़ लो। और नए नए में क्या होता है, जब नई नई तैयारी करने लोग आते हैं तो लगता है मैं सब पढ़ लूंगा, लेकिन जब धीरे धीरे 2-4 वर्ष गूंजते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, सिलेबस को लिमिटेड रखिए, मटेरियल को लिमिटेड रखिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। ठीक, ऐसा यहाँ पर ये चीज नहीं है, मतलब ये कथन यहाँ पर सेट नहीं हो रहा। खुला बाजार प्रचलन का मतलब क्या होता है कि ये बैंक है, मान लो आरबीआई, ठीक, शॉर्ट में लिख दिए। ये क्या करता है कि बॉन्ड को, जो होते हैं प्रतिभूतियां को, क्या करता है, बेचता है, सेल करता है और बाय करता है। तो ये कब बैंक करेगा। तो यहां पर अनुसूचित बैंक द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, या ऐसी बात भी नहीं कर रहा है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये चीज तो बताई मैंने, तो ये सी सही हो जाएगा, ऊपर कोई है नहीं। ठीक, तो प्रगति फिर बैंक से संबंधित देखिए आ गया। तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार कीजिए। एसेट्स, इसके इंग्लिश में बता दे रहे, एसेट्स होती है, ये आपकी लिक्विडिटी होती है, टीवाई। ठीक, लिक्विडिटी। बैंकों के पास जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, सावधि का मतलब एक अवधि के लिए। ठीक, एफडी जिसको बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। ठीक, बैंकों के पास बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट। ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूं। फिर यहां पर करेंसी, तो यहां पर पूछ रहा है इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम। तरलता के घटते हुए क्रम मतलब सबसे ज्यादा तरलता किसकी है, लिक्विडिटी किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, ऐसे बताना है। तो देखिए यहां पे देखिए, जब आप मार्केट में जाओगे तो आपके पास करेंसी होगी, 10 का नोट होगा, 50 का नोट होगा, 100 का नोट होगा। तुरंत आपने 50 का नोट दिया और सामान ले लिया, तो सबसे ज्यादा करेंसी की जो है तरलता होती है। तो 4 नंबर जहां जहां है उसको ले लीजिए। पहले नंबर पर 4 यहां भी है, या तो बी होगा या तो डी होगा, ए और सी को काट दो। ठीक, बाकी यहां पर हमको बैंकिंग सेक्टर पढ़ना है। ठीक है, फिर यहां पर पहला कथन, बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिट।
ये करंट अकाउंट में होता है, डिमांड डिपॉजिट। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका उस करंट अकाउंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्री जो चलाते हैं और जो व्यापार करते हैं, उनके लिए ये अकाउंट खोला जाता है कि उनको जब भी जरूरत पड़ेगी वो जा करके बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे। ठीक, और जो सेविंग अकाउंट होता है, जैसे हम लोग आम लोग जो खुलवाते हैं वो क्या करते हैं, बचत के उद्देश्य से खुलवाते हैं, तो उनके लिए एक सीमा होती है कि भाई आप 2 बार 3 बार ही पैसा निकाल पाएंगे, अगर उससे ज्यादा निकालेंगे तो उस पर जो हम पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैसा जमा होता है, इसमें ब्याज दर भी उनकी कम मिलती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा करेंसी की जो है क्या होती है, तरलता होती है। फिर उसके बाद जो आपकी डिमांड बैंक में अकाउंट है उसमें डिमांड डिपॉजिट है, उसकी तरलता होती है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आपकी बचत की होती है, जो पैसा आपने बचत में जमा किया, एटीएम गए, डेबिट कार्ड है आपके पास, तुरंत गया, तुरंत पैसा निकाल लिए। और फिक्स डिपॉजिट में मान लो 3 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 100, 10 साल, ऐसे इस तरह से जो फिक्स किया हो पाता है, तो सबसे कम 2 की इसकी होती है बैंकों के पास सावधि जमा की। इस प्रकार आपका डी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर पे ये, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। ठीक, इस तरह से। तो यहां पर हम ये नहीं समझा रहे हैं कि कैसे आंसर तक पहुंचना है, हम आपको थीम बता रहे हैं कि कैसे जो है प्रकृति चेंज होती है क्वेश्चनों की। अभी 2013 है, इसलिए क्वेश्चन की प्रकृति में बहुत ज्यादा चेंजमेंट वैसा नहीं है। और धीरे धीरे जो आप 19 के बाद पेपर चेक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बैंकिंग के 3 सवाल आ गए यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से जो है अभी देखिए यहाँ पर आपको पता भी चल रहा, आपने 2 ऑप्शन कॉट भी लिए। जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा 4 की होती है, तो आप तुरंत ही जो है ए और सी को काट लिए। ठीक है, बी या डी में से कोई एक आंसर है, आप 50 अंधी भी मार देंगे, ऐसे ही मार देंगे कि डी है, तो आपका लगभग सही होने के चांसेस तो हो ही गए ना। तो पहले आप एलिमिनेट कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ी सी प्रकृति चेंज हो रही है। क्या हो रहा है कि आपको सीधे पूछ रहा हूं ऊपर में से, अब जैसे इनमें से आपके जो ऑप्शन सही होंगे, अभी इसमें तो नहीं है फॉलो हो पाएगा, लेकिन जो भी ऑप्शन सही होंगे लिख देगा कि ऊपर में से कोई 1 सही, ऊपर में से कोई 2 सही, केवल 3 सही, केवल 4 सही, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो चेंज हो रही है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आगे जो भी पढ़ाई करें तो उस पे जो है क्वेश्चनों की प्रकृति कैसे चेंज हुई। 2013 में कैसे प्रश्न आते थे, 2025 में, 2024 में कैसे प्रश्न आए, 2023 में कैसे प्रश्न आए, तब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपको पास करने के लिए मौके देती है। मौके देने का मतलब क्या है कि आपको उतने क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन आपके ऐसे बना के देगी कि जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 20-25% क्वेश्चन तो बहुत हल्के से सभी सॉल्व कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर ठीक से सीरियस हैं तो। और उसके बाद 25-30 क्वेश्चन के बाद से फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चनों में आपको हल्का हल्का डाउट होगा, लेकिन आपको लगेगा यही है। जो अच्छे से जितनी बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा उसका लगभग 50% क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में उद्योग कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता। आप देखिए उद्योग से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अब इसको ज्योग्राफी से भी आप रिलेट कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियां होती हैं वो कहाँ पर स्थापित की जाती हैं। तो जैसे जो सब्जेक्ट है जीएस का है ज्योग्राफी, इसको इकोनॉमी के इस सब्जेक्ट से, जैसे खनिज है, खनिज को भी इकोनॉमी में देखा जाता है। उस मतलब कोई धातु उसका महत्व का, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह है, तो उसको जो हम आयात करते हैं तो तुरंत वो इकोनॉमी से रिलेट हो जाता है। तो इकोनॉमी को ज्योग्राफी से हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर उद्योग है, तो उद्योग जब पढ़े तो ज्योग्राफी से भी तुरंत वहीं पर बुक ज्योग्राफी की भी खोल लें और इकोनॉमी का भी खोल लें, दोनों को देखें कि ज्योग्राफी में कैसे पूछ रहा है। तो ज्योग्राफी में पूछता है जैसे जूट उद्योग है तो कहाँ पर स्थापित होगा, तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होगा। ठीक है, जूट से किस हम कहाँ पर जूट के जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको कैसे निर्यात करेंगे, कैसे आयात करेंगे। ठीक है, नारियल का उत्पादन करेंगे तो नारियल कहाँ पर, नारियल उद्योग कहाँ लगेगा, नारियल की फैक्ट्री कहाँ लगेंगी, वो ज्योग्राफी में आ जाएगा कहाँ पर लगेंगी, और उसका लाभ जब होगा तो हम उसको इकोनॉमी में ले लेंगे। इस तरह से जो है, तो हम देखते हैं जैसे आप जो है नॉर्मल अगर आप देखेंगे पानी का सबसे ज्यादा उपभोग जो होता है, यूज जो होता है वो सिंचाई में होता है नॉर्मल। लेकिन अगर हम उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग में सबसे ज्यादा, अगर इसमें तो क्या सीधी सी बात है कि जो वस्त्र उद्योग ताप शक्ति होती है, जो थर्मल पावर होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो है आपका पानी का यूज होता है। तो अब की बार जैसे आपने यहां देखा कि ताप उद्योग में पानी संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले कि कौन उद्योगों में सबसे ज्यादा पानी कौन सा जो है उद्योग खर्च करता है। तो आपको अगली बार जब आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो वहां पर जब आपको ऐसे कथन आएंगे कि पानी की मात्रा घट, जैसे हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा कि जो है जल जो है बहुत ज्यादा है लेकिन पीने योग्य शुद्ध जल नहीं है। तो जैसे आपने न्यूज में पढ़ा, फिर उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है पानी का बहुत ज्यादा यूज करती है। तो आपके दिमाग में आने से पीवाईक्यू में 2013 में यार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उद्योग होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पानी कौन
यूज करता है, कौन सा उद्योग यूज, जिस सबसे ज्यादा पानी किस उद्योग में लगता है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा हाँ यार ताप शक्ति था। अब अगली बार हो सकता है कोई नया डेटा आ जाए, उसमें आ जाए कि वस्त्र उद्योग ने 2025 और 26 में सबसे ज्यादा पानी यूज किया, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये तैयारी होती है। फिर आपकी इंजीनियरिंग है, अभियांत्रिकी है, कागज एवं लुगदी उद्योग है, ये सब चीजें हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पर आपने ये केवल एक कॉमन सेंस से आपने यहाँ लगा दिया। बाकी आप नॉर्मल भी आप अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई करोगे तो सबसे ज्यादा यार पानी, ताप, एनटीपीसी कंपनियां हैं सबसे ज्यादा पानी यूज करती हैं और थर्मल जो है पावर बनाती हैं, सब बिजलियां बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण, फिर बैंक से संबंधित क्वेश्चन आ गए। देखिए 4 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए, तो बैंकिंग आपका स्टार लगा लो। बैंकिंग हर वर्ष जो है क्वेश्चन पूछता है, तो 5 स्टार में दूंगा बैंकिंग को। ठीक है, बजट हो गया, बैंकिंग हो गया, बीओपी भी लगभग प्रतिवर्ष 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। जब भी आएगा तो 2-3 क्वेश्चन की बल्क में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। ठीक, अब जैसे बैंक होता है तो हम लोग बैंकों में क्या करते हैं कि जैसे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, तो उसमें जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, वे व्यापार करने के लिए चल रही है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक में क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक में इसमें भी 2 प्रकार के बैंक होते हैं। एक तो आपके जो है देसी मूल के बैंक होते हैं, एक विदेशी मूल के बैंक हो जाते हैं। तो दोनों बैंकों को, विदेशी फॉरेन बैंक और आपके घरेलू बैंक जो है, उनको जो है ये बोला जाता है कि भाई आप जो है इतना परसेंट, 40% जो है आप किसमें जो है प्राथमिक सेक्टर लेंडिंग आपको करनी पड़ेगी, पीएसएल, प्राथमिक सेक्टर लेंडिंग करनी होगी। जो आपके ग्रामीण आरआरबी टाइप के बैंक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, उनको लगभग 75% आरआरबी जो होते हैं, आरआरबी उनको लगभग 75% आपको पीएसएल में जो है इन्वेस्ट मतलब उधार देना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको देखिए, कृषि क्षेत्र भी उसमें आता है, दुर्बल वर्ग भी आते हैं, फिर आपके एमएसएमई सेक्टर भी आता है, लगभग 4 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ आप देखिए जनांकी लाभांश। जनांकी लाभांश का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि हम युवा हैं, हमारी आबादी भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है, तो हम उसका लाभ कैसे उठाएंगे, तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे लोग हैं जो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड ना होने के कारण हमारे पास अगर युवा जनसंख्या भी है, अगर वो स्किल ही नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो कैसे उसका हम लाभ उठा पाएंगे। तो पहले उसको स्किल कराइए। तो अभी मोदी सरकार ने जो क्या किया था, डिजिटल लर्निंग स्किल इंडिया प्रोग्राम लेकर के आई थी। तो क्यों, इसीलिए लेकर के आई थी। आप चाइना वगैरह में देखेंगे तो वहां भी सरकारें ऐसे ही करती हैं। ठीक है, तो उसका पूर्ण लाभ कब होगा, प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, तो आप देखिए कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, हो सकता है। फिर और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजना से इसका कोई मतलब सीधा नहीं बनता है। ठीक, फिर आप देखिए शिशु मृत्यु दर में कमी, फिर उच्च शिक्षा का निजीकरण, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है। यहां पर कुशलता की बात हमने करी कि जैसे आपका लोग युवा है लेकिन स्किल्ड नहीं है, तो इस युवा उसकी जो है संसाधन, युवा जो संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उसका हम अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर हमने देखा ना, यहां पर क्या है कि जनांकी डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको जो है आप गूगल में डाल करके करंट अपडेट से इसको पढ़िए कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो जनांकी लाभांश का सबसे ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। ठीक, फिर आप निम्नलिखित में किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकार में भाई इन्फ्लेशन से संबंधित है। ठीक है, होने की संभावना होती है। तो यहां फिर से देखिए इन्फ्लेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन इन्फ्लेशन से हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब चीजें पढ़नी है। लोक ऋण की चुकौती, पहले क्या होता है डायरेक्ट कथन भी पूछ लिए जाते थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब नीचे कूट देने लगा इसमें ज्यादातर मामलों में। ठीक, पहले क्या होता है जैसे इनमें से कुछ आपने पढ़ा और सीधे लगा दिया। तो स्फीतिकारी प्रभाव क्या होता है, लोक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋण देना, जनता से ऋणदान, जनता से ऋण ले लेना, बजट घाटे के वित्तीय के लिए बैंकों से ऋणदान, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। अगर आपने नई मुद्रा का सृजन कर दिया तो सीधी सी बात है कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी कि हो सकता है जैसे वेनेजुएला वगैरह में क्या है कि आप ढेरों पैसा लेकर के जाइए, 1-1, 2-2 बैग, तब आपको 1 बर्गर मिलेगा। इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए हमको जो है स्फीतिकारी प्रभाव पूछ रहा है यहाँ पर, तो इन्फ्लेशन पढ़ना है और इसको पढ़ना है कि बजट घाटे के वित्तीयन, अभी मैंने पहले या दूसरे जो है
क्वेश्चन में मैंने इस चीज की चर्चा करी, तो आप उससे रिलेट करके इसको देखिए। इस प्रकार चौथा हो जाएगा। बाकी हम सीधे दूसरे टॉपिक पे हमको पढ़ना है। यहाँ पर द्रव्य की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। फिर यहाँ पर देखिए बैंकिंग, मनी से संबंधित प्रश्न आ गए। यथावत रहने पर, जैसे कि मान लो 500 रुपए मार्केट में है तो 2500 रुपए मार्केट में होना चाहिए, ठीक है। तो यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग, मतलब कि मनी की मांग में वृद्धि होती है तो ऐसा क्यों होता है? तो कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे मनी को न रख करके हमने इसको 500 रुपए की जगह हमने 10 टमाटर रख दिए, 10 टमाटर, ठीक। मार्केट में 10 टमाटर है। अब एकदम से मार्केट में क्या हो गया कि टमाटर की मांग बढ़ गई। कहा कि टमाटर जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, इससे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तुरंत एक न्यूज फैली और तुरंत व्यक्तियों ने क्या किया, तुरंत मार्केट पहुंच लगे, हमें टमाटर 100 रुपए किलो भी मिल जाए तो दे दो। तो हम क्या करेंगे, टमाटर को महंगा कर देंगे। तो इसी प्रकार से जब पैसे मार्केट में ज्यादा होते हैं या पैसे की डिमांड बढ़ जाती है तो पैसे को तो हम बढ़ा नहीं देंगे, उसकी दर बढ़ा देते हैं, रेट। तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। तो बैंक में क्या होता है, बैंक जैसे पैसा बेचने वाले कौन होते हैं, बैंक होते हैं। एक मैं सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे टमाटर बेचने वाले सब्जी वाले होते हैं, तो वैसे पैसा बेचने वाले, पैसा को जो हमको उधार देता है वो कौन देता है, बैंक देता है। तो बैंक के पास क्या ऑप्शन होगा, वो बैंक रेट बढ़ा देगा क्योंकि पैसे की डिमांड बढ़ गई है। तो यहाँ 500 की नोट है, मार्केट में 500 रुपए है, तो लोग कहेंगे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, सब लोग मांगने लगेंगे। तो कहेगा भैया ये 500 रुपए जिसको चाहिए वो हमको इसमें से 100 रुपए ब्याज देगा तभी हम देंगे। तो कोई व्यक्ति 100 दे ही नहीं पा रहा है, कई लोग 80 बोल रहे हैं, कोई लोग 70 बोल रहे हैं, लेकिन जो 100 दे देगा वो 500 रुपए ले जाएगा। ये चीज है, ठीक। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। समान कीमत स्तर में, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारण से होती है। समान किसी वस्तु, मान लो कि एक जो है पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, ठीक, ये ठीक, इसमें जो है समान कीमत स्तर, ये जो है इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ जाने पर क्या होता है, द्रव्य का मतलब मनी की पूर्ति में वृद्धि। अगर मनी सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ गया, तो जैसे मान लो ये जो है पार्ले जी का पैकेट है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप इसको एक पार्ले जी खरीदते हैं, ठीक है, और भी 100 रुपए का यूज कर लेते हैं, किसी और जगह पर कोई और सामान ले लेते हैं, लेकिन आपके पास एकदम से 500 रुपए मैंने दे दिए। तो आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि पार्ले जी की 5 पैकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो समान कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में, तो सप्लाई, आपके पास पैसा ज्यादा आ गया तो आपने ऐसा किया। फिर उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट। अगर मान लो कि पार्ले जी का पैकेट जो है मार्केट में पहले 5 पैकेट आते थे मार्केट में, अब आपके 2 ही पैकेट आ रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक। तो मार्केट में मान लो पहले 5 पैकेट आते थे, 5 लोगों को आराम से पहुंच जाता था, अब 2 पैकेट आ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया कि पार्ले जी का पैकेट जो नॉर्मल 5 रुपए या 10 रुपए का मिलता था, हमने उसको 25 रुपए कर दिए, ठीक। फिर प्रभावी मांग में वृद्धि, ये भी होता है। प्रभावी मांग का मतलब मांग में वृद्धि, ठीक। मांग में वृद्धि कैसे होगी, जब आपकी डिमांड, मतलब ज्यादा लोगों के पास क्या होगा, डिमांड। एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एक तरीके से आपके पास डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी कि पार्ले जी से बहुत ज्यादा लाभ होता है खाने से, लोगों ने उसकी मांग में वृद्धि कर दी। इस प्रकार से इसका तीनों आंसर होगा, बाकी आप और अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इन्फ्लेशन यहां पर फिर आ गया। इसलिए इन्फ्लेशन मैं लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर हैं, आप नोट कर लेना और थीम को पढ़ना जाकर के। भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, जो रिजर्व मनी होती है, जैसे आपकी आरबीआई जो, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होती है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कुछ मनी को अपने पास रिजर्व रखे। उसमें गोल्ड होता है, उसमें जो है डॉलर होता है, येन होता है, पाउंड होता है, अलग अलग देशों की मनी होती है, जिससे क्या होता है कि मुद्रा भंडार जो हमारा होता है, उससे हम किसी देश से मान लो व्यापार करना है तो उस मुद्रा भंडार से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको एक आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे कि आपको विदेश से आप पैसा कमा के लाए, ठीक है, आप जो है यूएसए से पैसा डॉलर के रूप में लेकर के आए, तो आप आरबीआई पे जाओगे, उसको डॉलर से रुपए में चेंज कराओगे, तो एक्सचेंज कराओगे ना, तो एक्सचेंज, इसीलिए उसको मुद्रा भंडार कहते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं, एक्सचेंज रिजर्व बोल देते हैं, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सम्मिलित है, तो विदेशी मुद्रा पर संपत्ति, एसडीआर विशेष स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तथा विदेशी ऋण। यहां पर एक्सचेंज की बात करें, उसमें क्या क्या होता है, विदेशी मुद्रा पर संपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा पर संपत्ति जो थी उसके बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ रुकिए, देखिए फिर कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण, अभी मैंने बताया, तथा एसडीआर हो सकता है।
फिर कह रहा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विश्व बैंक से ऋण तथा विदेशी आहरण अधिकार। ऐसा विश्व बैंक से ऋण की कोई बात ही नहीं हो रही है। हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास 500 रुपए हैं, तो हमने 500 रुपए में 100 रुपए का जो है गोल्ड खरीद के रख लिया, 100 रुपए को हमने डॉलर में बदल के रख लिया, 100 रुपए को हमने येन में बदल के रख लिया, 100 रुपए को हमने पाउंड में बदल के रख लिया, और एक अपना हमने मुद्रा भंडार बना लिया। इसी तरह आरबीआई जो है मुद्रा भंडार बना के उसमें पैसे रख लेती है। तो हम ऋण क्यों लेंगे? ऋण से इसे कोई तात्पर्य नहीं है। फिर यहाँ पर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, फिर कॉमा लगा, यहाँ रुक जाइए, फिर लिखिए फिर सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विदेशी बैंक से ऋण। फिर यहाँ ऋण आ रहा, तो ऋण की कोई बात नहीं रही, तो जहां ऋण है उसको काट दो। यहाँ भी जो है विदेशी बैंक से ऋण, ये भी ऋण है, इसको भी काट दिया। यहां पर कह रहा है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण में हम रखते हैं और एसडीआर में रखते हैं। जो आईएमएफ की जो मुद्रा होती है उसको हम एसडीआर बोलते हैं, तो इसको भी रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से बी सही हो जाएगा। यहां पर भी हम विदेश ऋण की बात कर रहे हैं, ऋण से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमको कुल मिला के ये पढ़ना है कि जो है मुद्रा जो होती, मनी होती, बैंकिंग आप आरबीआई पढ़ोगे तो मुद्रा भंडार भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो मुद्रा भंडार को आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर बैंकिंग संबंधित 5 सवाल हो गए। फिर ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है। सीधे ऋण सुविधा प्रदान कौन करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिल्कुल सही है भाई। ग्रामीण क्षेत्र में हो तो ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक हैं, तो हमारे लिए हमको पैसा तो देंगे ही, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड। ये क्या होता है? ये बैंकों मतलब कृषि के जो बैंक होते हैं उनको बैंकों का बैंक है, तो कृषि क्षेत्र को जो है वित्त मुहैया कराता है। जैसे कृषि क्षेत्र संबंधित जो बैंक होती है उनको पैसा देता है। ये बैंकों नॉर्मल बैंक भी होती है, उसमें कृषि क्षेत्र का अलग डिपार्टमेंट जो बना हुआ है, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित लोन देता है उसको ऋण मुहैया कराता है, ठीक है। इस प्रकार से ये नहीं होगा, ये डायरेक्ट नहीं देता ना। तो 2 को जहां 2 है 2 हटा दो, यहां से जहां जहां 2 हटेगा आराम से सी आंसर हो जाएगा। भूमि विकास बैंक, ये भी क्या होता है? लोन देते हैं, भूमि से संबंधित लोन दे देते हैं। वैसे भी आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप जाकर के यहां से ले सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने बैंकिंग संबंधित 6 क्वेश्चन हो गए। फिर यहां पर एक्स कोई देश, मान लो कि इसको हमने यूएसए मान लिया। यूएसए देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। आर्थिक समृद्धि का मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक, अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती। तकनीकी प्रगति तो होगी, जरूरी नहीं है कि उससे आर्थिक समृद्धि हो ही जाए, ठीक, क्योंकि तकनीकी प्रगति होगी अगर वो देश उसको अपनाता है कि नहीं अपनाता है, ये भी तो निर्भर करता है। फिर एक्स देश में जनसंख्या वृद्धि हो जाए, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी तो आर्थिक समृद्धि कैसे होगी? उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जिस देश की ज्यादा होगी तो वहां पर जरूरी थोड़ी, क्योंकि संसाधन सीमित हो जाएंगे। संसाधन जब सीमित हो जाएंगे तो आर्थिक समृद्धि होने की चांसेस कम हो जाएंगे। फिर एक्स देश में, एक्स एक देश का नाम है, यूएसए में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने 4 रुपए इन्वेस्ट किया, 4 रुपए इन्वेस्ट किया और 16 रुपए का फायदा हो गया, मुझे 16 रुपए का उत्पादन हो रहा है। तो क्या होगा? जो इसको ICOR बोलते हैं, अगर मैं कभी इसको स्पेशल बताऊंगा तो समझा दूंगा ICOR क्या होता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब मैंने 4 रुपए इसमें डाला, मार्केट में यूएसए में डाला, तो मुझे 16 रुपए का उत्पादन हो रहा है, ठीक। इसी को पूंजी निर्माण कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि इसी से होगा कि जितना ज्यादा आप पैसा डालोगे उतना ज्यादा आपको उसका फॉर्मेशन मिलने को मिले। तो इसको जो है सी से डिनोट करते हैं, सी सही हो जाएगा। विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती, ऐसा भी कुछ डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं किसी दी गई, अब देखिए यहाँ पर बीओपी संबंधित लगभग जो है मिलता जुलता सब्जेक्ट, आर्थिक समृद्धि संबंधित, ये बैंकिंग बीओपी इनसे सबसे संबंधित हो जाता है, तो इसलिए इनको सबको पढ़ना है आपको। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, जैसे जीडीपी पढ़ना, जीएनपी पढ़ना, एनएनपी पढ़ना, ये सब शब्दावली जाकर के आज पढ़ना, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है? किसी दी गई अवधि में, मतलब 1 साल की अवधि मान लो, एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होती है। जीडीपी के बराबर हो सकती है, मान लो हो जाएगी। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होती है। कुल उपभोग, कुल कंजम्पशन, और आपने निवेश व्यय किया उसके बराबर होती है। यदि व्यक्तियों के वैयक्तिक आय के योग के बराबर होती, ऐसा भी कुछ डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है, ठीक है। आप देखिएगा इसको,
ठीक है, ये पढ़िएगा। आपका ये सवाल यहाँ पर मैं बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। आज पीवाईक्यू समाप्त हो गया। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका बजट हो गया। पहले नंबर पे मैं बैंकिंग को रखता हूँ कि बैंकिंग से 6-7 सवाल पूछे गए हैं। आप 2013 में देखिए, मैं जौहदा का भी लेकर के आऊंगा जब पेपर, तो आपको वहां भी समझ में आ जाएगा। फिर आपका बजट से, ठीक है, बजट की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको पढ़ लेना। फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 3 तो मेन है। फिर आपके उद्योग हो गए छोटे छोटे, उनके बारे में। फिर आपका जो है उद्योग के साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये सब जब आप पढ़ोगे, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बैंकिंग को तो स्टार ही दे दो, स्टार, 5 स्टार से नीचे देना ही नहीं है। बजट को भी 2-3 स्टार, बीओपी को भी 2-3 स्टार, उद्योग, मुद्रास्फीति, इस तरह से आपको रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आराम से जो है आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।